हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का पीछे परिभाषा जाने थे कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या संगत रूप से समान होते हैं या बराबर होते हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा में जस्ट इसका उल्टा जाने थे, ये इसमें बराबर नहीं होते हैं। उसमें जाने थे कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या संगत उत्पाद के संगत तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को दो और भी अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक दूसरा नाम है कंकाली समीकरण और एक दूसरा और नाम है ढांचा समीकरण। तो याद रखना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। प्रायः हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का काम करेंगे और जो रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित रहेगा उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो इसमें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है यानी कि कंकाली समीकरण है या कि ढांचा समीकरण है, तो इन समीकरण को संतुलित करने का काम करेंगे। और कुछ ऐसे समीकरण इस दरमियान मिलेंगे जो रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित होगा, ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहले सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित जो है ना कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक मेथड को पढ़े हैं जिस मेथड का नाम है अनुमान विधि। अनुमान विधि। अच्छा, यही अनुमान विधि से आपको परीक्षा में सवाल रहेगा। आपको जो भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है 10th में, वो अनुमान विधि से ही करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है। तो हम लोग ये जानेंगे कि अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आपके पास ये रसायन की भाषा एक किताब होना चाहिए और इससे हम कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करके आपको यहाँ कुछ समझाने का और सिखाने का काम करेंगे। यहाँ है, पहला है प्रश्नावली, फर्स्ट प्रश्नावली है और इसमें कहा गया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को रसायन की भाषा यानी ढांचा समीकरण में लिखें तथा अनुमान विधि से संतुलित करें। यानी पहली जो इसका संतुलित करने का 1 नंबर में दिया गया है उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ध्यान देंगे। पहले यहाँ लिखा गया है समीकरण में लोहा प्लस इसमें फिर लिखा गया है जल, फिर यहाँ तीर का निशान दिया गया है और फिर यहाँ लिखा गया है फेरेसोफेरिक फेरेसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस ढंग से आपको परीक्षा में भी ये प्रश्न हो सकता है इससे। तो ये जो समीकरण अभी लिखा गया है यह समीकरण को कहा जाता है शब्द समीकरण। हम लोग पीछे की क्लास में समीकरण, रासायनिक समीकरण का 2 प्रकार और भी जाने थे, जिनमें मतलब शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण जाने थे। शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण, यह भी समीकरण रासायनिक समीकरण का 2 भाग है। शब्द समीकरण मतलब जब किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखते हैं तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण को संकेत या सूत्रों के द्वारा लिखते हैं
उसे हम सूत्र समीकरण कहते हैं। तो यह जो समीकरण अभी लिखा गया है, यह समीकरण शब्द समीकरण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये शब्द समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में बदलना। जब शब्द समीकरण के रूप में आपको सवाल रहेगा तो उसको क्या करेंगे? सूत्र समीकरण में बदल देंगे, और फिर सूत्र समीकरण में बदल करके तब अनुमान विधि से उसको संतुलित करने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, यह जैसे लिखा गया है लोहा, तो हम लोग जानते हैं लोहा का संकेत क्या होता है, तो जानते हैं लोहा का संकेत Fe होता है। तो यहाँ पर Fe लिख दिए। और यहाँ क्या है? जल, तो जल का रासायनिक सूत्र यानी अनुसूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। हाँ, और फिर यहाँ तीर का निशान दिया गया है तो तीर का निशान देंगे। फिर यहाँ लिखा गया है फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर Fe की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि फेरस और फेरिक दो चीज़ है। तो फेरस का संयोजकता कम होती है और फेरिक की संयोजकता अधिक होती है। ठीक है। तो यहाँ फेरेसोफेरिक है तो इसका हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा सूत्र। Fe3O4 किसका सूत्र हुआ? ये फेरेसोफेरिक ऑक्साइड का। अच्छा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है तो H2 दे दिए। हाँ, H2 यहाँ पर गैस के रूप में ऐसे चिन्ह दे देंगे। इस तीर का निशान ऊपर की ओर तीर का निशान का अर्थ हुआ कि ये हाइड्रोजन गैस ऊपर जो है उत्सर्जित हो रहा है, यानी बाहर निष्कासित हो रहा है, बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हम लोग इतना चीज को कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो अभिकारक और उत्पाद को सेपरेट करके उनके तत्वों की परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। हाँ, अभिकारक और उत्पाद को क्या करते हैं? अलग अलग लिखते हैं और उनके तत्वों की परमाणु की संख्या को लिखने का काम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इधर वाला अभिकारक होता है और इधर वाला उत्पाद होता है। अभिकारक को अभिकर्मक भी कहा जाता है, ठीक है ना। अभिकारक को क्या कहा जाता है? अभिकर्मक भी कहा जाता है। यह आपका क्या है? उत्पाद। उत्पाद को प्रतिफल भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो पीछे की क्लास में हम लोग अभिकारक और उत्पाद का परिभाषा लिखे थे और लिखने के साथ परिभाषा को याद भी रखना है। तो अभिकारक का परिभाषा है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, फलस्वरूप मतलब बाद, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके बाद, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। तो ये इधर अभिकारक हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, और इससे बनने वाला पदार्थ ये है तो इसको उत्पाद कहते हैं। आइए, अभिकारक को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे और इधर उत्पाद लिख देंगे। और अभिकारक के जो तत्व है उनकी जो परमाणु की संख्या है उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अभिकारक, जैसे अभिकारक में Fe है और Fe की यहाँ पर परमाणु संख्या देख रहे हैं तो कितना है? 1। Fe की परमाणु संख्या कितना यहाँ पर? 1। और यहाँ पर फिर क्या है? हाइड्रोजन, तो H, इसका परमाणु संख्या कितना देख रहे हैं? 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ क्या देख पा रहे हैं? 1। अब उत्पाद में आएंगे, संगत तरीका से लिखेंगे। जैसे अभिकारक में Fe लिखे हैं, H लिखे हैं, O लिखे हैं, वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे Fe। तो Fe की परमाणु संख्या यहाँ कितना है जी? 3। और यहाँ हाइड्रोजन फिर लिखेंगे H, H का मतलब यहाँ परमाणु संख्या कितना है? 2। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 4। तो क्या देख पा रहे हैं कि इसमें Fe की परमाणु संख्या 1 है, Fe की परमाणु संख्या क्या है? 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। तो ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन ऊपर वाला ना इक्वल है ना नीचे वाला इक्वल है कि नहीं। ना Fe की परमाणु संख्या इक्वल है और ना ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इक्वल है, ना लोहा की परमाणु संख्या बराबर है और ना
ऑक्सीजन का। तो यहाँ बराबर करने का काम करेंगे। और क्या बताए थे कि जब किसी मतलब तत्वों की अभिकारक मतलब किसी रासायनिक समीकरण के उत्पाद और अभिकारक को लिख रहे हैं, तो अभिकारक और उत्पाद में जिस तत्व की परमाणु संख्या अधिक होती है वहां से आप संतुलित करने का काम करेंगे, तो आपका जो है ना प्रयास सफल रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कितना है ऑक्सीजन जी, यहाँ पर कितना है, तो क्या करना होगा, इसको 4 बनाना होगा तभी तो ये एक जैसा होगा। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से गुना करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ऑक्सीजन है उसमें 4 से गुना करना होगा, है ना जी। यहाँ 4 से गुना किए तो मतलब यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ सबसे पहले ये बॉक्स दे देते हैं, जैसे किताब में आपको दिया रहता है, यहाँ पर चलिए बॉक्स देते हैं किताब की जैसा। जब आप समझ जाएंगे तो बॉक्स देने की ज़रूरत भी उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 4 लिखे हैं यहाँ पर 4 दे देते हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन अब 4 हो गया। कितना हो गया, 4। लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ जी, हाइड्रोजन 4 दूना 8, यानी हाइड्रोजन में भी 4 से गुना हो गया। कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन को देखिए, अब हाइड्रोजन की यहाँ पर संतुलन बिगड़ गया ना, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसको 8 करना है, तो क्या से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तब ना यह कितना होगा, 4 दूना 8। तो यानी हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो अब कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों मतलब अब बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब फिर देखिए Fe को देखिए यहाँ पर कितना है, 3, और यहाँ कितना है, 1। तो बताइए संतुलित है, संतुलित नहीं ना है, तो क्या करना है, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तब यह 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 3 लगाना होगा। तो इस प्रकार से अब देखिए Fe की परमाणु संख्या 3, इधर भी 3, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 8, यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना, 8, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना, 4। तो इस तरह से बराबर हो गया ना सब। तो अब फाइनली इसको लिख देंगे 3Fe + 4H2O, ठीक है ना, तीर का निशान, फिर लिखेंगे Fe3O4 + 4 कितना, H2। तो अब यह क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित। अब इसका हम दूसरा उदाहरण आपको समझा रहे हैं। दूसरा समझिए, 2 नंबर कह रहा है कैल्शियम + जल। लिखना नहीं है, बस समझना है। 2 गो को समझाते हैं फिर नोट करवाएंगे, फिर 2 गो को लिखाएंगे, 2 गो को समझाएंगे फिर नोट करवाएंगे, ठीक है। कैल्शियम + जल है, यहां लिख देंगे कैल्शियम + जल, तीर का निशान दिया गया है। और इधर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, चलिए ये नोट कर दिए। अब देखिए कैल्शियम का संकेत हम लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, Ca, Ca लिख दिए, प्लस जल H2, है ना। अब तीर का निशान, तीर का निशान देकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका सूत्र होता है CaOH2, और हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ H2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब समझिए इसका अभिकारक और उत्पाद को, इधर अभिकारक नोट करेंगे, पहले यहाँ बॉक्स दे देते हैं ताकि आगे फिर दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए अभिकारक और इधर उत्पाद। अभिकारक
की पहली का मतलब यहाँ पर तत्व लिखेंगे Ca और इसकी परमाणु संख्या कितना 1, और हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना 2, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना 1। इधर भी सेम लिखेंगे, यहाँ Ca, यहाँ परमाणु संख्या कितना 1। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर थोड़ा समझना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2, ये देख रहे हैं 2 से इसमें गुना है, ठीक है ना, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 तो कितना 4। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या फिर देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, और इधर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1। तो क्या यह संतुलित है? संतुलित नहीं ना है। अब इसको हम लोग संतुलित करने का काम करेंगे। तो किसकी परमाणु संख्या अधिक देख पा रहे हैं हम लोग? तो हाइड्रोजन की। किसका? हाइड्रोजन की, यही ना जी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4, तो बराबर तो नहीं है। बराबर है क्या? नहीं है। तो बराबर करेंगे तो ये 4 है, यह 2 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तभी ना यह 4 होगा। हाँ, तो 2 से इसमें गुना किए तो यह कितना हो गया 4। अब देखिए ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की संतुलन इधर बिगड़ गया। ऑक्सीजन की संतुलन कितना हो गया 2, तो इधर कितना है 2, तो बराबर हो गया ना। अब तो सब बराबर हो गया। नहीं बराबर हो गया। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 दूना 4 4 है, ऑक्सीजन कितना 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या नीचे फ्रेश करके क्या लिख देंगे Ca+2H, जैसे यहाँ पर लिखे Ca+2H2O, तीर का निशान Ca इंटू OH का होल 2 प्लस H2, बस हो गया। ऐसे लिख देना है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। जब कहेगा प्रश्न परीक्षा में कि अनुमान विधि से निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करे, तो अभी जो 2 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाए हैं इसी प्रकार से आपको संतुलित करना है, ठीक है। अगर आपको कहेगा केवल निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, तो उसके लिए बस आपको अभी बता रहे हैं उसको कैसे बनाएंगे। उसको एक सामान्य तरीका से बनाएंगे। अब देखिए एक तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न को ही हम देख लेते हैं इसी प्रकार से जैसे हम लोग अब अपने स्तर से कैसे बनाएंगे। इतना चीज़ को लिखने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो सीधे हम लोग प्रश्न को पढ़ करके लिख देंगे Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg। अब प्लस कहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या लिख दिए जी मैग्नीशियम प्लस क्या लिख दिए ऑक्सीजन, तीर का निशान दे करके हम लोग लिख देंगे क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम क्या लिख देंगे ऑक्साइड, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को भाषा में ऐसे लिख देंगे क्या MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है क्या MgO, तो इस प्रकार से हम लोग को लिख देना है, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ से 2 से गुना कर देना है, तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के संतुलन बिगड़ गया। मैग्नीशियम के संतुलन कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ भी 2 लगा देना, हो गया संतुलित। नोट कर लीजिए। फिर तीसरा हो, चौथा नंबर देखिए। अब चौथा नंबर लिखते चलिए और समझते चलिए। अब देखिए चौथा नंबर में है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो सोडियम का संकेत Na होता है, ये लिख देना है। और प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है यहाँ सूत्र में, यहाँ पर लिख देंगे तीर का निशान। अब दिया सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O,
ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया अब हम लोग का सामान्य तरीका से संतुलित करना, ठीक है ना। उतना अभिकारक उत्पाद की संगत तत्वों की परमाणु की संख्या को लीक करके संतुलित कर रहे हैं, तो वो कब करेंगे, जब आपको कहेगा अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, तब करेंगे। अगर आपको केवल कहेगा संतुलित करके बताओ, तो बस इतना ही करना है। इधर देखना सोडियम का परमाणु संख्या 1, यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या कितना 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना 2। तो यानी सोडियम और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या में बस 2 ही की बात है, इससे ज्यादा की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप मतलब किसी को लेकर के संतुलित कर सकते हैं। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या यहाँ कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 2। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 करना है पहले, तो 2 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हो जाएगा। लेकिन सोडियम की परमाणु संख्या यहाँ बिगड़ गया ना, यहाँ सोडियम की परमाणु संख्या कितना हुआ 4, यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या कितना है 1, तो संतुलित नहीं ना है, तो यहाँ पर कितना देना होगा 4, तब संतुलित हो गया। तो बस ऐसे नोट कर लेना है, हाँ, बस समझ करके आपको काम करना है। आगे 5 नंबर अब देखते हैं। 5 नंबर में है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है सूत्र। क्या सवाल में देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, तीर का निशान, फिर यहाँ पर तीर के निशान देने के बाद तीर के आगे लिखना है। क्या कह रहा है तीर के आगे के बारे में, क्या कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2, क्या होगा SO2 प्लस जल, जल का सूत्र आप लोग को याद है H2O, तो ये नोट कर लिए। अब यहां समझना है ध्यान से, यहां देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है। तो 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 गो ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कितना हो गया 3 गो ना, 3 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ सल्फर कितना है 1, बाकी तो बराबर है ना। बाकी कौन मतलब बराबर नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, इधर कितना है 3, तो बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो कैसे बराबर होगा जरा ध्यान लगाइए। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 2 कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर 2 दे दिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, लेकिन सल्फर कितना हो गया 2, सल्फर कितना हो गया 2, यहाँ पर सल्फर कितना है 1, तो यहाँ पे भी 2 दे दिए, तो कितना हो गया सल्फर, हाँ 2 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया ना, 2 2 ना 4, 2 कितना 4 2 6, यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर कितना 3, बराबर हो गया। देख लो, हाँ ऑक्सीजन 6 हुआ, ऑक्सीजन 2 2 ना 4 यहाँ, 2 यहाँ, 4 2 6, सल्फर यहाँ पर 2, यहाँ भी सल्फर कितना 2, हाइड्रोजन 2 2 ना 4, हाइड्रोजन 2 2 ना 4, बराबर हो गया, संतुलित हो गया। चलिए इस ढंग से हम लोग काम कर लेंगे। उसके बाद अगला नंबर देना है। अगर आपको कहेगा अनुमान विधि से संतुलित करे, तो आपको बता दिए 2 तरीका ना, वैसे ही करना है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला नंबर पे आएंगे। अब फिर देंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर, कॉपर प्लस सल्फर। कॉपर प्लस सल्फर, यहाँ कॉपर का संकेत Cu और सल्फर का संकेत क्या होता है जी S। सल्फर का दूसरा नाम आप लोग को पता है, सल्फर का दूसरा नाम क्या होता है गंधक। सल्फर का दूसरा नाम गंधक, और संकेत इसका S होता है। कॉपर प्लस सल्फर, तीर का निशान, और इधर का आ रहा है क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड यानी
Cu2s, ये सूत्र हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब यहाँ देखिए, ये तो बहुत आसान है। यहाँ कॉपर कितना है, यहाँ पर कॉपर कितना है, एक बराबर नहीं है। यहाँ सल्फर बराबर है ना, कॉपर में मतलब संतुलन नहीं है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 दे देना, हो गया संतुलित। नहीं समझ में आया? 2 कॉपर हुआ ना, 2 कॉपर हुआ, सल्फर 1 है ना, संतुलित हो गया। 7 नंबर देना है। 7 नंबर में दिया है अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया का सूत्र पता है किसी को? अमोनिया का सूत्र, अमोनिया NH4 होता है, देखेगा अभी। अमोनियम का सूत्र होता है NH4, अमोनिया का NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, तीर का निशान देना है। और इसके आगे कह रहा है, ध्यान से देखो, अमोनियम क्लोराइड बना है। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl बना है। NH4 क्या बना है जी, NH4 और क्या Cl बना है, NH4Cl, NH4Cl बना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ गौर से देखो 1 मिनट। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 1, हाइड्रोजन कितना गो, 4 गो, तो इधर हाइड्रोजन कितना गो, बराबर है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन एगो, यहाँ भी नाइट्रोजन एगो, क्या है, बराबर है ना। यहाँ पर क्लोरीन एगो, यहाँ भी क्लोरीन एगो, क्या कहिएगा, तो बराबर है ना सब। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता है, ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है ना, तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये मतलब संतुलित ही है, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर पे आएंगे। बस इसको नोट कर देना है और देखना संतुलित ही है ना, तो संतुलित करने की जरूरत भी नहीं है। अब फिर देना है 8 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अभी सूत्र जाने थे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, नाम सुना है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको भाखड़ा चूना भी कहा जाता है, ठीक है ना, कली चूना या भाखड़ा चूना भी कहा जाता है, CaO। और मार्केट में जो चूना मिलता है उसी का सूत्र है CaO, ठीक है ना। जो घर में पुट्टी करते हो, जो मतलब एक पैकेट में लाते हो बोरी में, हाँ, तो वो जो होता है यही होता है CaO, ठीक है। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, इसके बीच अभिक्रिया करवाया गया, ठीक है, इसके बीच क्या करवाया गया, अभिक्रिया करवाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का नाम क्या हुआ जी, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का सूत्र है, इसी का नाम है संगमरमर, ठीक है ना। संगमरमर का सूत्र कहेगा तो याद रखना यही होता है CaCO3। आपको कहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कौन है, तो यही CaCO3। अगर इसको मतलब कहेगा कि निम्नलिखित में चूना पत्थर का सूत्र क्या है, तो यही है CaCO3। कभी आपको टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा आपसे मतलब कोई पूछ सकता है कि बताओ अंडे की छिलके का सूत्र क्या होता है, तो यही होता है CaCO3। अंडे की छिलका होता है ना, तो उसका जो सूत्र होता है ये CaCO3 ही होता है। कभी कह देगा कि ये दीवार में जो चूना किया है इसका सूत्र बताइए, इसका भी सूत्र यही है CaCO3, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कई नाम है, एक तो नाम है चूना पत्थर, एगो नाम है संगमरमर, तो ये बात को याद रखना है, समझ रहे बात को। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, इसमें कई बार पूछ दिया है निम्नलिखित में संगमरमर के सूत्र कौन है,
ठीक है ना। तो याद रखना है CaCO3। पूछ देगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कौन है, CaCO3। आपको कह देगा चूना पत्थर का सूत्र बताइए निम्नलिखित में कौन है, तो आप क्या बताएंगे, CaCO3। तो इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। अब यहाँ गौर से 1 मिनट देखिएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है ना। यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या बराबर हुआ ना। अब दोनों तरफ देखते हैं, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, यहाँ पर तो 2 1 3 हो गया, तो इधर कितना, यहाँ कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर, तो क्या कहिएगा इसके बारे में, संतुलित ही है ना। तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसको छोड़ देना है। अब 9 नंबर पे आना है, इसको नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है ना। हाँ अब आप लोग चलिए 9 नंबर की बात कर लेते हैं हम। कह रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पर हम शब्द समीकरण लिखने लिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg मैग्नीशियम होता है, नाइट्रेट Mg और नाइट्रेट का NO3 होता है। क्या होता है, NO3। मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है 2 और मैग्नीशियम की वैलेंसी होता है 2, इसलिए यहाँ पर लिखे MgNO3, MgNO3, MgNO3। क्या बनाया है इसमें, नाइट्रेट कह रहा है कि नाइट्राइट कह रहा है, 8 नंबर, मतलब 8 नंबर में आपके है मैग्नीशियम नाइट्राइट कह रहा है, ठीक है। तो केवल N ही होगा, Mg3N2 होगा, ठीक है। नाइट्राइट कह रहा है, नाइट्रेट कहिएगा तब ना वो लिखेंगे। मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब देखिए नाइट्राइट नाइट्रोजन से बना है, आपको ये बता देते हैं ये कैसे हुआ। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम की संयोजकता होता है 2, नाइट्रोजन की संयोजकता N, नाइट्राइट को यहाँ पर जो है ना N से मतलब लिखा जाता है, क्योंकि नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोजन से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। हाँ, यह याद रखना पड़ता है, इसकी संयोजकता इस पे चला जाता है, इसकी संयोजकता इस पे चला जाता है। जिंदगी में कभी कोई केमिस्ट्री पढ़ाया होगा आप लोगों को तो यह जरूर बताया गया होगा कि मैग्नीशियम और किसी भी तत्व का संयोजकता होता है, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होता है, 2। हाँ, और यहाँ पर नाइट्रेट मतलब नाइट्राइट यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 3। तो इसका यह नाइट्रोजन की संयोजकता मैग्नीशियम पे चला जाता है और मैग्नीशियम की संयोजकता नाइट्राइट पे चला जाता है। इस प्रकार से Mg3N2 बना है, Mg3N2 बना है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है प्लस जल H2O, तीर का निशान, तीर का निशान देने के बाद हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र MgOH का होल 2। अच्छा, इस टाइप का जो प्रश्नावली बना रहे हैं ना, इसके लिए आपको सूत्र कंठस्थ करना होगा, ठीक है ना, तभी ये एक्सरसाइज बना सकते हैं। बहुत सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम सूत्र ऐसे याद था, हम लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर याद नहीं था, वो हम सूत्र निकाल लिए। तो ये आपको कम से कम सूत्र जो है ना, जो इस किताब में सूत्र है वो आपको बता रहे हैं। चलिए अपने किताब को देखिए, और यहाँ पर सूत्र बहुत सारा दिया है, वो सूत्र को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पेज नंबर निकालिए आप लोग। हाँ, पेज नंबर 52 निकालिए, अगर आपके पास किताब उपहार है। पेज नंबर 52 निकालिए। क्या कह रहा है, कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम एवं उनके अनुसूत्र।
कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम एवं उनके सूत्र। जो बच्चा ये टोटल सूत्र जो यहाँ 110 देख रहे हैं, ठीक है ना, 136 देख रहे हैं, 136 में कम से कम अगर वो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अगर 60 से 70 तक अगर सूत्र याद कर लेते हैं इनमें से, तो परीक्षा में कोई भी अगर सूत्र वाला प्रश्न आएगा तो आसानी से बना सकता है, ठीक है ना। ये किताब में बस यही आपको पढ़ना है, यही चीज़ को आपको पढ़ने के लिए ये किताब खरीदना है, ठीक है ना। किताब जो खरीदते हैं ये इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसमें तत्व की नाम याद करने के लिए, तत्व का संकेत को याद करने के लिए, तत्व की परमाणु संख्या को याद करने के लिए, तत्व की जो होती है परमाणु द्रव्यमान उसको याद करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा तत्व है, ठीक है ना, और आप लोग का स्वाभाविक बनता है आप लोग को इस किताब में क्या क्या पढ़ना होता है। ये जो किताब खरीदिएगा ये किताब में क्या क्या पढ़ना होता है, पेज नंबर 36 पे आपको बहुत सारा तत्व दिया गया है। पेज नंबर 36 देखेंगे तो यहाँ पर सेपरेट करके एकदम इसको अलग अलग करके तत्व के नाम दिया है, संकेत दिया है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, इसको सेपरेट करके दिया है, ठीक है ना। और जो बच्चा ये तत्व को याद कर लेता है, कम से कम इसमें 70 तत्व भी अगर याद कर लेता है, इसलिए तो ये किताब ही खरीदना पड़ता है। और आपको यही करने के लिए, यही पढ़ने के लिए इस किताब की बस ज़रूरत इतना ही है कि आप केवल तत्व की नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान को याद कर लेते हैं ना, तो आगे चल करके केमिस्ट्री में आप बहुत जीनियस बन सकते हैं, बहुत तेज बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एकदम तेज बनने के लिए या कहीं ब्रिलियंट बनने के लिए आपको सबसे पहले केमिस्ट्री में है तत्व का नाम, कम से कम 70 तत्व का नाम याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद संकेत उसका है, उसी में परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ई अगर याद कर लेते हैं कम से कम 70, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें सूत्र है बहुत सारा, आपको बताए पेज नंबर कितना पे सूत्र है जी, तो पेज नंबर आपको बताए 52 पर। तो पेज नंबर आपका ये आपको बताए 52 पर बहुत सारा सूत्र है, वो याद कर लेंगे। इसमें बहुत सारा संयोजकता दिया गया है, वो याद कर लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। इस किताब का लाभ बस इतना है, इतना अगर इस किताब को मतलब रिकवर कर लेते हैं, अगर इसको बढ़िया से इस किताब को पढ़ लेते हैं तो इस किताब का फ़ायदा आपको आगे की क्लास में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना। अभी तुमको उतना नहीं पता है केमिस्ट्री कितना भारी है, कितना हार्ड है, वो अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी हम लोग मतलब जो है ना साइंस को इतिहास के जैसा पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए जब साइंस को समझ करके पढ़ना होगा ना आगे चल करके, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। अरे ये तो हमको समझना होता था, हाँ ये तो हम मतलब जो है ना याद जो है इसको हम समझे कहाँ थे, यूँ कहानी के जैसा पढ़ते हैं। हमारे इलाका में कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए साइंस का विद्यार्थी अच्छा नहीं बन पाता और केमिस्ट्री में आगे चल करके फ्लॉप मार देता है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री आगे चल करके बहुत हार्ड विषय हो जाता है। फिजिक्स भी बच्चा समझता है, बायोलॉजी भी समझता है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं समझता। केमिस्ट्री में वो चीज़ समझ जाता है जो इनऑर्गेनिक है। जब वो ऑर्गेनिक में आता है तो ऑर्गेनिक में उसका माइंड जो है ना अपसेट हो जाता है, समझने से वो दूर जाने लगता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए केमिस्ट्री को अगर ढंग से पढ़ोगे, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा करोगे, ठीक है ना। अब बताइए वो जो एक प्रिया जायसवाल थी जो अभी मतलब इंटर का जो टॉपर आई, ठीक है ना, उसको 482 मार्क है, केमिस्ट्री में 100 में 100 है उसका। जरूर उसका मेहनत बहुत ज़्यादा होगा केमिस्ट्री में, मतलब अथक मेहनत होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगा, तभी उसको 100 में 100 आया। नहीं तो इंटर में 100 में 100 लाना बहुत जो है ना महत्वपूर्ण होता है। अच्छा 100 में 100 कैसे आता है, तो 70 उसका तो रिटेन लेता है, रिटेन मतलब लिखित, लिख करके 70 मार्क उसको लाना होगा और 30 मार्क उसका प्रैक्टिकल का हो, तो कितना हो गया 100। तो 100 मार्क का आपका परीक्षा होता है। आगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखते हैं उसमें सबका 100 रहता है। फिजिक्स 70 का एग्ज़ाम, केमिस्ट्री 70 का एग्ज़ाम, बायोलॉजी 70 का एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो इसमें 30 30 30
30 या 90 मार्क प्रैक्टिकल होता है। इसलिए बहुत बच्चे का ये माइंड सेट रहता है 11th-12th में, मैथ से अच्छा तो बायोलॉजी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल 30 मार्क है ना। मैथ में प्रैक्टिकल थोड़े 100 मार्क हमको लिखना पड़ेगा, और उसमें अगर गलती होगा तो कटेगा, ठीक है ना। तो यही कारण जो है, आप मतलब आगे क्लास में जाते हो तो बायोलॉजी रखते हो, तो बायोलॉजी रखने के बाद भी केमिस्ट्री पढ़ना होता है। इसलिए आप लोग जितना भी चीज़ इसमें बताएं अभी, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब प्लस क्या है जी, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस अमोनिया है, ठीक है ना। क्या है जी, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र अभी क्या बताए जी, NH4 बताए, NH3। अमोनिया का सूत्र NH3। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझना है। मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 3। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, बराबर नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, बराबर है क्या, नहीं ना है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पर 3, 3 2 5, तो बराबर नहीं है ना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करना है। अब देखिए कैसे बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बराबर किस ढंग से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को ये दिमाग लगाना है कि किसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक है। क्या अंदाजा लगाए, किसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक है, बताइए। इसमें किसकी परमाणु संख्या अधिक है, इसमें हाइड्रोजन की कि मैग्नीशियम की कि नाइट्रोजन की कि हाइड्रोजन की, हाँ हाइड्रोजन का। आपका क्या इरादा बनता है, किसको बराबर करें, हाइड्रोजन को बराबर करें कि मतलब कम परमाणु। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे अधिक, नियम में यही पढ़े हैं, अनुमान विधि में सबसे अधिक जिसका का मतलब परमाणु संख्या, वहां से संतुलित करना कीजिए। तो वहां से करिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पर हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है जी, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है यहाँ पर, इधर कितना है, 5। इधर कितना है, 2, तो बराबर नहीं ना है। तो यहाँ पर 5 कैसे होगा, कैसे 5 करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे 5 करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर 2, तो 3 2 5। इधर कितना हाइड्रोजन, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, कैसे बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या होता है। 3 यहाँ पर दिमाग लगाते, पहले 3 दूना 6, यहाँ पर 3 दूना 6, 3 अगर यहाँ देते मैग्नीशियम बराबर करने के लिए, दिमाग चल रहा है ना, मैग्नीशियम 3 है ना, यहाँ पर 3 देना पड़ेगा तभी ना ये 3 होगा। तो मैग्नीशियम 3 देंगे तो 3 यहाँ पर हुआ, तो 3 यहाँ से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 दूना 6, 6 6, हाइड्रोजन कितना होगा, 12। तो यहाँ पर अगर 6 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दे, यहाँ पर 2 लगा दे, तो कुछ जो है ना देखने के लिए मिलेगा। 6 दूना 12, मतलब यहाँ पर 3 दूना, यहाँ पर 3 देना पड़ेगा, सॉरी 3 दूना 6, यहाँ पर 3 दूना 6, तो 6 6 हाइड्रोजन कितना, 12। नाइट्रोजन यहाँ कितना, 2। नाइट्रोजन यहाँ कितना, 2। मैग्नीशियम कितना, 3। मैग्नीशियम कितना, 2। हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना, 6। ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 3 से गुना होगा, 3 दूना 6, बराबर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए कर लिए। उसके बाद फिर देना है अगला नंबर, अगला 10 नंबर देना है। 10 नंबर में देखिए क्या है, 10 नंबर में आपका सवाल है, हाँ, कैल्शियम फॉस्फाइड।
कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम का संकेत क्या होता है Ca, और उसके बाद फॉस्फाइड है, तो फॉस्फाइड क्या होता है फास्फोरस का, फास्फोरस का, फॉस्फाइड किससे लिया गया है फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत क्या होता है P होता है, क्या होता है P होता है, और ये कैल्शियम Ca होता है, ठीक है ना, और कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है, कितना होता है कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है 2, और फास्फोरस की संयोजकता 3 होता है। अब यह इस पे आएगा और ये इस पे जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो क्या लिखा जाएगा Ca3P2, Ca3P2 ये लिखा जाएगा। अब प्लस जल है, इसके बाद जले है ना जी, जल है, इसमें क्या मिला दिया जल, जल का सूत्र आप लोग को पता है क्या होता है H2O। तो बस यही कुछ चीज़ है जिसको हम लोग ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, यहाँ जो लिखी ध्यान ये सब सूत्र याद रखना पड़ता है, याद नहीं है तो निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब फिर आगे क्या है जी, तो आगे क्या कहा क्या बना है, तो इसमें कह रहा है आगे जो बना है वो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है CaOH का होल 2, हाँ इसको कहते हैं सूखा चूना, शुष्क चूना, ठीक है ना, सूखा चूना, सूखा चूना का सूत्र क्या होता है जी CaOH का होल 2 प्लस उसके बाद क्या बना जी, क्या कहा फॉस्फिन बना है, फॉस्फिन है ना, फॉस्फिन का सूत्र याद रखना है PH3 होता है। और जो आपको 51-52 पे पेज नंबर पे बोल रहे थे 53 पर, वो उस पे जो सूत्र दिया गया है वो सूत्र को याद रखिएगा, तो ये सब आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से अगर याद करिएगा तो ये हो गया PH3। अब इसको हम लोग बराबर करेंगे, हाँ फिर वही ट्विस्ट है, आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोजन इधर इसमें कितना उधर 5 हो रहा था, यहाँ भी देखिए वही बात है, हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पर 2, 5 है ना, ऑक्सीजन कितना है 2, फास्फोरस कितना है 1, और यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो बराबर करना है ना जी, तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा, यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 2, यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 3, तो कैल्शियम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अब हाइड्रोजन देख लीजिएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 दूना 12, तो 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 दूना 6, 6 6 12, हाइड्रोजन 12 हो गया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है हाँ 2, तो यहाँ पर 12 करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 6 दूना 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 गुना 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। यहाँ पर फास्फोरस कितना है 2, यहाँ पर फास्फोरस कितना है 2, बराबर हो गया। सेम टाइप का था ना, चलिए 11 नंबर देना है। आगे का रहा है कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ, हाँ 11 नंबर में 11 नंबर है ना, कैल्शियम आपका इसमें 10 नंबर मिलेगा। कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ जल को मिलाया गया, क्या मिलाया गया जल को मिलाया गया, कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड है कैल्शियम फॉस्फाइड, तो इसका सूत्र लिखना होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र होता है CaN और उसके बाद Ca कैल्शियम फॉस्फाइड का CN होता है। अब इसका वैलेंसी को एक बार मिला लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसके साथ क्या मिलाया गया है जी जल मिलाया गया है H2O प्लस जल लिखा है तीर का निशान, और इधर क्या कह रहा है बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, CaCO3, अब प्लस क्या तो
मतलब यहाँ पर NH3 हो जाएगा, NH3। अब इसको बैलेंस कीजिए, क्या होगा बैलेंस में, देखिए ध्यान से। बैलेंस कैसे करोगे, तो यहाँ देखो बैलेंस करने की क्या तकनीक होगा। पहले तो गिनना पड़ेगा, हाँ किसका परमाणु संख्या अधिक हो रहा है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर कम है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 है। तो कहाँ ज़्यादा, किसका ज़्यादा बुझा रहा है, हाइड्रोजन ज़्यादा बुझा रहा है, और ऑक्सीजन इधर ज़्यादा इधर कम। तो यही ना जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों पे आ रहा है। तो मतलब किसका परमाणु संख्या यहाँ ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन की। किसका परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की। अगर नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। दिमाग लगा, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर अगर 2 लगा देते तो ये N2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, नहीं जी यहाँ 2 नहीं, कितना लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया ना। कितना हो गया, 6। तो यहाँ 2 है तो कितना देना पड़ेगा, 3। तब 3 दूना 6 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हो गया, तब नहीं हुआ। ऑक्सीजन कितना, 3। ऑक्सीजन कितना, 3। हाइड्रोजन कितना, 6। हाइड्रोजन कितना, 6। नाइट्रोजन कितना, 2। नाइट्रोजन 2, ठीक है ना। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 हो गया। तो ये आपको 11 जल्दी से कीजिए, उसके बाद अगला नंबर 12 नंबर देते हैं। 12 नंबर देखो, बिस्मथ क्लोराइड कह रहा है। बिस्मथ का संकेत Bi होता है। क्लोराइड, बिस्मथ क्लोराइड BiCl, बिस्मथ का संकेत क्या होता है, Bi। क्लोराइड का क्या होगा जी, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। बिस्मथ क्लोराइड BiCl प्लस H2O, तीर का निशान। और इसके आगे क्या बना है, बिस्मथ क्लोराइड प्लस जल मिलाकर के बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, एक आपको बता रहे हैं ऑक्सीक्लोराइड के लिए, देखो एक आपका ये होता है, इसका नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कहीं रफ में लिख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत आपको इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम है, ऑक्सी है, क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या नाम होता है जी, विरंजक चूर्ण। तो यहाँ है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है। बिस्मथ का संयोजकता 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, इसलिए यहाँ BiCl3 देना है। वहाँ देखिए हम लोग वो चीज़ को नोट रख के याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र विरंजक चूर्ण, और इसका सूत्र CaCO CaOCl2।
अब इधर आइए, यहाँ पर जो हम 12 नंबर लिख रहे हैं, देखिए बिस्मथ का संकेत जो होता है Bi होता है, लेकिन संयोजकता इसका 3 होता है। क्लोरीन का संयोजकता मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन का संयोजकता बिस्मथ पे जाएगा, बिस्मथ का संयोजकता किस पर आएगा? क्लोरीन पर। इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा BiCl3 H2O। अब इसके बाद क्या बनाया? बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl। ये हो गया बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। अब प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड वही HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। अब इसमें देखिए परमाणु की संख्या को ध्यान से और कहाँ ज़्यादा कहाँ कम लग रहा है उसको बैलेंस करने का काम कीजिए। देखो क्लोरीन कितना है? 3 है ना। यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना? 2 हुआ ना। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? बराबर नहीं है ना? बराबर है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन उधर कितना है? बिस्मथ Bi कितना? 1। बिस्मथ यहाँ पर कितना? 1। तो ये तो बराबर है। कौन बराबर नहीं है? क्लोरीन बराबर नहीं है और हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो बराबर कैसे होगा जरा ध्यान लगाइए। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन 1। क्लोरीन कितना है? इधर क्लोरीन कितना है? अगर यहाँ 2 दे देते हैं तो Cl2, यहाँ Cl1 तो Cl3 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 2। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 तो बराबर हो जाएगा ना, बाकी तो बराबर हो जाएगा ना। तो मतलब क्या, यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है जरा देखो तो, बराबर हो जाता है ना। तो बैलेंस तो हो गया ये, और इसमें कुछ करना है? हो गया ये। चल